अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल लाहौर की एक अदालत ने हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ साहब तीनों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। एक केस के अंदर उन तीनों को बाइज़्ज़त बरी किया गया है। ये केस था क्या? ये एफआईए का केस था जो साल 2020 में उनके ऊपर शुरू किया गया था। इस केस में कहा जा रहा था कि तकरीबन कोई 16 बिलियन की करप्शन की गई है, और लेकिन कल अदालत ने उन तीनों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। अब ज़रा थोड़ा सी तफसील से बात कर लेते हैं, ये केस था क्या। इस केस के मुख्तलिफ नाम दिए गए। इस केस को एफआईए का केस भी कहा जाता था, इस केस को मकसद चपड़ासी का केस भी कहा जाता था, इस केस को हार्ट अटैक्स का केस भी कहा जाता था, और इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी कहा जाता था, क्योंकि कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो सकता है। अब इसके अंदर मकसूद चपड़ासी एक बड़े इंटरेस्टिंग नाम था, जिनकी कुछ दिनों पहले दुबई के अंदर डेथ हो गई है हार्ट अटैक से। इसके अंदर डॉक्टर रिजवान भी शामिल थे। डॉक्टर रिजवान जो थे वो एफ आई ए की टीम का हिस्सा थे, और फिर उनकी भी जो है वो हार्ट अटैक से डेथ हो गई, इसलिए इसको एक हार्ट अटैक का केस भी कहा जाता है। बहरहाल अब ज़रा इस केस के ऊपर थोड़ी सी तफसील से बात कर लेते हैं कि कहता क्या था। एफ आई ए का इल्ज़ाम था कि रमज़ान शुगर मिल्स के कोई 8 से 12 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनके अकाउंट में बिलियन रुपीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र किए गए, और फिर जो ये पैसे ट्रांसफ़र किए गए वो फिर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गए, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में गए। यानी कि ये जो एम्प्लॉयज़ थे ये वो रमज़ान शुगर मिल्स के थे। फिर जो पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे थे एक अकाउंट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे अकाउंट में, वो भी उन्हीं लोगों में किए जा रहे थे जो शरीफ फैमिली के घरेलू मुलाजमीन थे या शरीफ फैमिली के लिए काम करते थे। और उनका इल्ज़ाम यह था कि फिर किसी तरीके से ये पैसे जो हैं ये शरीफ फैमिली को, यानी कि हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ तक पहुंचा दिए गए थे। बहरहाल जब ये केस अदालत में तो चल रहा था, तो आज क्या हुआ इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल जब जज साहब ने पूछा, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या पैसे डायरेक्ट इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए थे। तो एफआईए ने कहा नहीं जी, डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं किए गए थे। और फिर इसी की बुनियाद पर जो है थोड़ी देर बाद उनको जो है रिहाई मिल गई और वो बाइज़्ज़त बरी हो गए। लेकिन ये चीज़ काफ़ी अरसे से नज़र आ रही थी कि जो ये केस है वो ख़त्म हो जाएगा और तीनों इस केस में रिहा हो जाएंगे। और वो क्यों हो रहा था, उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है शरीफ फैमिली के ऊपर, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, कि उन्होंने इस रिजीम चेंज का हिस्सा इसलिए बने। वो जो हुकूमत तब्दील हो रही थी, उस तब्दील होती हुई हुकूमत का वज़ीर आज़म ही इसलिए बने क्योंकि उनको पता था कि इस एफ आई ए के केस में वो फंस सकते हैं। और जिस दिन वो वज़ीर आज़म का ओथ लेने जा रहे थे, उसी दिन उन पर एफ आई ए ने फ़र्द जुर्म, अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करना था। बहरहाल लेकिन जैसे ही वो हुकूमत में आए तो एफ आई ए जिस तरीके से काम करी थी उसने उस तरह से काम करना बंद कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये केस पिछले 6 महीनों में वीक से वीक होता गया, जिसके वजह से आज ये केस ख़त्म हो गया और उन लोगों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। बहरहाल इसमें मैं एक चीज़ और भी बताता चलूँ, वो ये है कि कोई भी अब जैसे एफ आई ए ये एक हुकूमत की एजेंसी है, हुकूमत का इदारा है, और ये विफाकी हुकूमत के लिए काम करता है। अब जिसकी विफाक में हुकूमत होगी तो तकरीबन एफ आई ए उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगा। इससे विफाक में पी एम एल एन की हुकूमत है, तो ये जाहिर है कि एफ आई ए कोई भी ऐसे सबूत नहीं देगा जिससे शरीफ फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो। इसके अलावा एक और आज चीज़ हुई, वो ये थी कि मुल्क भर में लोड शेडिंग हुई, और तकरीबन 2 हाई वोल्टेज लाइंस जो थी वो डिस्टर्ब हुई कराची से। ये तकरीबन 500 केवी की लाइंस थी, जिसकी वजह से 800 मेगावाट बिजली जो थी वो आउट हो गई सिस्टम से। और उसके बाद कराची में सबसे पहले लाइट गई, कराची के बाद मुल्तान, फैसलाबाद, कोयटा में भी लाइट गई, और अब कहा जा रहा है कि तकरीबन 740 मेगावाट जो है वो सिस्टम में वापसी बहाल कर दिए गए, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये बाकी जितने भी शहरों से लाइट गायब हुई थी आहिस्ता आहिस्ता करके सारे शहरों में आने लग जाएगी। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में एक और ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, और ये उन्हीं हलकों में इंतखाब हो रहा है जिनके मेंबर्स पार्लियामेंट का इस्तीफ़ा जो था वो स्पीकर कौमी असम्बली ने कबूल कर लिया था। और अब इन हलकों में से बहुत से हलकों में जो है इमरान खान वो खड़े हो रहे हैं, और ये अब इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये इंटरेस्टिंग क्यों होगा, उसकी वजह ये है कि अगर तो इमरान खान इन इलेक्शन में मेजॉरिटी ले लेते हैं तो जो हुकूमत है और जो वज़ीर आज़म है वो काफ़ी वीक हो जाएंगे, और फिर देर आर चांसेस कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है और वज़ीर आज़म की छुट्टी हो जाए। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले क्या होमवर्क करना पड़ेगा, वो ये है कि जो जमातें इस वक्त हुकूमत के साथ मिली हुई हैं उनको वापसी हटाना पड़ेगा, जैसे कि एम क्यू एम है। और एम क्यू एम के इधर चांसेस हैं कि वो हुकूमत का साथ देना छोड़ दे। उसकी वजह क्या, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बज़ाहिर जो इस वक्त एम क्यू एम के गवर्नर लग रहे हैं कि एम क्यू एम के गवर्नर हैं, वो उनके गवर्नर नहीं हैं, क्योंकि इन्हीं शख्स के पीछे एम क्यू एम के अंदर एक बहुत बड़ी रिफ्ट आ चुकी है।
और ये भी कहा जाता है कि जो फ़ारूक सत्तार ने पार्टी को छोड़ा उसकी भी सबसे बड़ी वजह ये थी कि कामरान डिसूरी को वो इन्वॉल्व करना चाह रहे थे एमकेएम के अंदर। वो कभी उनको सेनेट की सीट देना चाहते थे, कभी वो उनको डिप्टी कन्वीनर बनाना चाहते थे, मुख्तलिफ जगहों पे उनको वो रखना चाह रहे थे। लेकिन जो पार्टी थी उसमें एक रिफ्ट थी, वो पार्टी ऐसा नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो अब उन्हीं को गवर्नर बना दिया गया है। तो ये हो सकता है कि एमक्यूएम इस चीज़ पर खुश ना हो, और ये एमक्यूएम के साथ माजी में भी हो चुका है। जब माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और फ़रुख नसीम को लॉ मिनिस्टर बना दिया गया था, तब भी एमक्यूएम कहती थी कि जो ये लॉ मिनिस्टर हैं वो अपनी काबिलियत पे बने हैं, एमक्यूएम के कोटे पे नहीं बने। तो अभी जो ये कामरान डिसूरी हैं, ये अब क्या एमक्यूएम की कोटे पे बने हैं या वो भी अपनी काबिलियत पे बने हैं, इस पर भी एक सवाल निशान खड़ा हो रहा है। और अगर एमक्यूएम इस फैसले से खुश नहीं है तो फिर वो हो सकता है हुकूमत का साथ छोड़ दें, और अगर वो हुकूमत का साथ छोड़ती है और इमरान खान एक मेजॉरिटी ले जाते हैं इन आने वाले इंतखाबात में, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आम इंतखाबात हैं वो फ़ेब या मार्च में हो जाएं। लेकिन अगर ऐसे नहीं होता और ये जो इलेक्शन है इसमें मेजॉरिटी पीएमएल ले लेती है या पीडीएम ले लेती है, तो फिर आप ये देखेंगे जो आने वाले इंतखाबात हैं वो अगले साल नवंबर में ही होंगे। बहरहाल ये वो तमाम तर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आइंदा जो भी डेवलपमेंट्स होंगे उनके साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।